हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनिसिटी ऑफ एचआईवी वायरस। तो जो पैथोजेनिसिटी है उसके अंडर में आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आता है, यानी एचआईवी वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है, क्या उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी आता है। और साथ में जो वायरस है जब वो किसी होस्ट सेल पर जाता है तो वहाँ पर किस तरीके से उसकी एंट्री होती है, फिर किस तरीके से मतलब क्या अटैचमेंट क्या है, उसके रिसेप्टर्स क्या हैं, कैसे वो उसमें एंट्री करेगा, कैसे वो डिजीज़ कॉज करेगा और वो डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी तो पहले क्या है, पहले क्या प्रॉब्लम होगी, फिर क्या प्रॉब्लम होगी, फिर क्या प्रॉब्लम, मतलब इस तरह से जो उसकी लाइफ साइकिल होती है उस सबको हम मिलाकर पैथोजेनिसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम एचआईवी का डिस्कस करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, देखो हम वैसे भी जानते हैं कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेक्सुअल रूट एचआईवी का बहुत कॉमन है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर एचआईवी पर्सन का जो ब्लड है वो हम किसी और को चढ़ा दें तो हो सकता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो सर्जन्स होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपोज होते हैं इसके लिए कि भाई निडल कहीं अगर जैसे सर्जरी के टाइम पे निडल अगर हाथ में गलती से लग गई, ग्लव्स अगर आपके पंक्चर होकर ग्लव्स पंक्चर होकर कई बार गलती से लग सकती है, तो वो बड़े ये रहते हैं कि हाँ भाई रिस्क है, पर कितना % रिस्क है, कितना ज़्यादा रिस्क है या कम रिस्क है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबसे पहला रूट है सेक्सुअल रूट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो वो जो है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सेक्सुअल रूट इज अ मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी वायरस। तो पहली बात ध्यान रखना है मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन देखो दो चीजें देखनी है, मोस्ट कॉमन और एक देखना है कितना % रिस्क है ट्रांसमिशन का। मतलब अगर हम ओवरऑल टोटल केसेस देखें तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा केस मिलते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं, सेक्सुअल रूट से। 75% ऑफ टोटल केसेस जो हैं वो सेक्सुअल रूट के थ्रू ही इंपैक्टेड होते हैं। लेकिन अगर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो बहुत कम है, 0.1 से 1% रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है पर कोइटस। कोइटस मतलब इंटरकोर्स, ठीक है। तो यानी पर एक्ट ऑफ इंटरकोर्स सिर्फ 0.1 से 1% रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है। लेकिन देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एज कंपेयर टू सेक्सुअल रूट कम है। ऑब्वियसली सेक्सुअल जो एक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसकी वजह से अगर देखो तो टोटल जो केसेस हैं वो बाय द सेक्सुअल रूट जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन है, दैट इज 75% ऑफ टोटल केसेस। लेकिन ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क कंपैरेटिवली कम है, 0.1 to 1% है। अब ये जो रिस्क है वो हेटेरोसेक्सुअल में सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन मतलब मेल फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये हेटेरोसेक्सुअल। उसके बाद जो है ये औरों में भी हो सकता है, जैसे होमोसेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मैन टू मैन, ठीक है, या फीमेल टू फीमेल भी होने का चांस रहता है, कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें अगर देखोगे एज कंपेयर टू एनल रूट, वेजाइनल के कंपेयर में रिस्क जो है ज़्यादा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट अमंग द सेक्सुअल रूट हेटेरोसेक्सुअल में सबसे कॉमन है और उसमें भी अगर देखें तो एनल इंटरकोर्स में ज़्यादा चांस होते हैं एचआईवी के ट्रांसमिट होने के एज कंपेयर टू वेजाइनल रूट, ठीक है। अब वो चाहे मेल टू फीमेल हो या फिर मेल टू मेल हो थ्रू दिस एनल रूट। ओके, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो जो सेक्स वर्कर्स होते हैं जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के पास होने के, ऑब्वियसली। बाकी जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं जिनको हीजड़ा बोलते हैं वो भी थ्रू द सेक्सुअल रूट, क्योंकि उनका सेक्सुअल अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है और वो इस एक्ट में कई बार इन्वॉल्व होने का उनका चांस रहता है, इसलिए वो भी रिस्क पे रहते हैं। फाइन। उसके बाद आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी हम कुछ फैक्टर्स को देख लेंगे और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं या कौन से ग्रुप होते हैं जो रिस्क पे होते हैं। दूसरा जो रूट है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये जो है कंपैरेटिवली अगर देखो लेस कॉमन है, टोटल केसेस में 5% ही है। जो टोटल अगर हम केस एचआईवी के पूरे मान लें तो उसमें सिर्फ 5%, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड डेटा मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें सिर्फ 5% ही है जो कि थ्रू दिस रूट होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। लेकिन इसमें अगर हम पर एक्ट की बात करें, यानी एक बार अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो रिस्क कंपैरेटिवली कई गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रूट। इसमें 90 to 95% रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन होता है।
तो समझ रहे हो, HIV सिर्फ सेक्सुअल रूट से नहीं होता, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, क्योंकि एक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी अगर आपने गलत चढ़ा दिया, वो HIV इन्फेक्टेड ब्लड से चढ़ा गया, तो उसके रिस्क बहुत ज़्यादा है। मतलब देखो लगभग 105% के आसपास ही है, जबकि उसका सिर्फ रिस्क 0.1 to 1% है। इसलिए और इसको लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये हमेशा ब्लड की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आजकल तो होने लगी है, इसलिए HIV कम भी हो गया कंपैरेटिवली। बीच में देखा जाए तो पहले कुछ टाइम पहले जो है वो HIV बहुत ज़्यादा फैलता था, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स हैं, उनको नहीं पता, ध्यान नहीं दिया, स्क्रीनिंग नहीं करी पेशेंट की, ऐसे ब्लड डोनेट कर दिया, ब्लड दे दिया, तो इस तरीके से जो है बहुत रिस्क रहता था। ठीक है। या फिर IV ड्रग्स, जब IV ड्रग चढ़ाते थे, अभी तो आजकल बहुत हो गया डिस्पोजेबल वो आने लगी हैं, निडल्स आने लगी हैं, थोड़ा सा ध्यान देने लगे, लेकिन अगर उन जो निडल्स होती थी वो उनको आइडिया ही नहीं था किस तरीके से वो करना है, तो एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट में लगा दिया, कुछ भी वो था। और या फिर निडल प्रिक इंजरी खुद को ही कर ली, और या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में निडल प्रिक इंजरी होगी गलती से, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने 2 रूट समझ लिए और इनका इंपॉर्टेंस समझ लिया कि ऑल्दो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत कम है टोटल केसेस में, लेकिन रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला रूट है परक्यूटेनियस या फिर म्यूकोजल ट्रांसमिशन, यानी स्किन के थ्रू किस में जाता है, तो निडल स्टिक इंजरी। IV ड्रग एब्यूज़र बहुत होते हैं, जो IV ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं, जो ये चरस गांजा और ये सब लेते हैं ना, IV रूट के थ्रू लेते हैं, तो वो भी एब्यूज़र्स में, उनमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। टैटूइंग आपने सुना होगा, अभी कुछ टाइम पहले आया था कि यूपी के एक जगह पे काफ़ी सारे, ऑलमोस्ट आई थिंक 32 या 34, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डाटा, पर काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं वो मदर मिली उसमें, जो HIV मतलब HIV पॉजिटिव मिले, और वो थ्रू टैटूइंग हुआ था, फीमेल्स में स्पेशली ज़्यादा मिला था ये। तो टैटू किया उसने, क्योंकि टैटू की निडल होती है जिससे वो टैटूइंग करते हैं। अब वो क्या होता है कि अगर आप वो लोगे वैसी वाली जो कि एक ही पर्सन में यूज़ हो पाएगी, तो कॉस्टली होती है, तो वो टैटूइंग भी कॉस्टली होती है। तो सस्ता टैटू कराने के चक्कर में सेम निडल से उसने सबका टैटू कर दिया, और एक HIV पेशेंट था, बाकी सबको HIV फैल गया। ठीक है ना। तो ये टैटूइंग भी है, ऑल्दो परसेंटेज जो है कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है। लेकिन जैसे अब इसका 5% ये हो गया, आपका 75% ऑलमोस्ट जो है सेक्सुअल रूट के थ्रू, 80% होगी, बाकी सारे जो है वो 10% पे आते हैं। ठीक है ना। अब बाकी मतलब ये पेरिनेटल भी 20 to 40 में आता है, जो मदर टू बेबी होता है, उसके अलावा बाकी जो है थोड़े से काफ़ी परसेंट में, बहुत कम परसेंटेज है इनका। तो आपका जो है निडल स्टिक इंजरी, IV ड्रग एब्यूज़र, टैटूइंग करने से, शेयरिंग रेजर्स, ऑल्दो चांसेस रहते हैं। जो लोकल में वो शेविंग करने वाले होते हैं, वो एक ही ब्लेड को यूज़ कर लेते हैं कई बार, तो चांसेस रहते हैं, इसलिए हमेशा वो ब्लेड चेक करना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अब तो आजकल जो है जो ब्लेड होते हैं वो चेंज होते हैं, तो कंपैरेटिवली आप देखो, जब से नॉलेज हो गई कि हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, लोग भी अवेयर हो गए, पहले नहीं पता था, उसी रेज़र से वो उसी ब्लेड से करता रहता था, जो लोकल में वो करते थे, शेविंग करने वाले बंदे होते थे, तो बहुत ज़्यादा उससे फैलता था। स्प्लैश ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, मान लिया कोई इन्फेक्टेड ब्लड है, वो आपकी आंखों में गिर गया, आईज में है ना, या आपके फेस पे गिर गया, तो उससे भी चांसेस हो सकते हैं। ऑल्दो ये रूट्स कम है, बट हाँ इनसे होते हैं। जैसे स्पेशली डॉक्टर्स, अगर HIV डिलीवरी हो रही है पेशेंट की, डिलीवरी के टाइम कई बार फेस पे ऐसे ब्लड आने का चांस होता है, इसलिए हमेशा HIV पेशेंट की डिलीवरी करते हैं तो पूरा एक वो पहनते हैं, उसके गॉगल्स भी पहनते हैं, मास्क लगाना अच्छा ज़रूरी वाला, डबल मास्क लगाना ज़रूरी है, तो कंपैरेटिव अपने आप को सेव करने के लिए। तो ये भी आपके डिफरेंट रूट्स हैं। देन पेरीनेटल मोड, पेरीनेटल मोड का मतलब है मदर टू बेबी। मदर टू बेबी यानी अगर मदर को HIV है तो बेबी में भी HIV होने के चांस होते हैं। ये जो रिस्क है इसका 20 to 40% है, ऑल्दो ये टोटल केसेस का है 10%। ये मैंने बताया ना 10% में सारे आ रहे हैं, तो ये मेजर है उस 10% में, बाकी जो है थोड़े बहुत 1.11% के अंडर में आते हैं। तो 10% जो है वो ऑलमोस्ट आपका पेरीनेटल रूट है, मदर से बेबी में। हाँ, लेकिन रिस्क जो है वो ठीक ठाक है, 20 to 40% रिस्क है। मतलब आप देखोगे तो सेक्सुअल रूट से भी ज़्यादा इसमें परसेंटेज है जो मदर से बेबी को होता है पास। ठीक है। और ऑल्दो ये किसी भी डिलीवरी के किसी भी ट्राइमेस्टर में मदर से बेबी को जा सकता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग डिलीवरी भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है चांसेस रहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में भी इवन कुछ चांस रहते हैं
कि बेबी को जा सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तो वो जो है डॉक्टर से एडवाइस लेना होता है ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो टू सिनेरियो ये काम करता है। और किसी को अगर मदर को, इफ सपोज मदर इज हैविंग रीसेंट HIV इन्फेक्शन या फिर उसको एड्स डेवलप हो चुका है। एड्स क्या है? एड्स सिंड्रोम, ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ऑलरेडी इसमें सिंड्रोम हो चुका है। सिंड्रोम मतलब जिसमें बहुत सारे डिजीज एक साथ होती हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन एक साथ हो सकते हैं, डिजीज एक साथ हो सकती हैं, जैसे एड्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ऑलरेडी उसको एड्स हो चुका है, यानी क्लिनिकल फीचर्स आ रही हैं, तो भी ज़्यादा चांसेस होते हैं बेबी से मतलब मदर से बेबी को चला जाए, ठीक है ना। और या फिर अभी रिसेंट जो HIV होता है, थोड़ा पुराना HIV है तो बच्चे में चांसेस उससे कम रहते हैं जाने के, कंपैरेटिव टू रीसेंट होते हैं चांसेस, 20 to 40% रिस्क है ही ऑलमोस्ट। तो लेकिन कंपैरेटिवली जो रीसेंट इन्फेक्शन है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा मतलब बेबी के अंदर जाता है। देन किसिंग, इंसेक्ट बाइट और कैजुअल कॉन्टैक्ट, इससे बहुत कम चांस होते हैं, वेरी लेस, मतलब यू कैन से अभी तक कोई केस नहीं मिला है, नो केस फाउंड, कोई HIV का केस थ्रू किसिंग नहीं मिला है, इंसेक्ट बाइट के थ्रू नहीं मिला है, कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता। नॉर्मली हम दिखाते भी, टीवी में ऐड देखा होगा आपने कि HIV पेशेंट है, डरे नहीं, गले भी मिल सकते हैं, खाना भी साथ में खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उसके थ्रू फैल जाएगा। क्योंकि अगर सलाइवा में भी देखो तो सलाइवा में क्या होता है, एक मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस है दैट इज नोन एज फाइब्रोनेक्टिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों होते हैं अलग अलग, फाइब्रोनेक्टिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, दीज आर इनहिबिटरी टू HIV वायरस। तो ये HIV वायरस के लिए इनहिबिटरी होते हैं, इसलिए जो भी किसिंग है या सलाइवा है वो उसको इनहिबिट कर देता है, मतलब उससे नहीं फैलने देता बिकॉज ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो अभी तक कोई केस नहीं मिला, हाँ हो सकता है चांसेस थोड़े बहुत हो, बट केस नहीं मिला, फाइन। उसके बाद हम बात करेंगे वायरल लोड क्या चीज़ है। वायरल लोड होता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट में वायरस है किसी एक सिक्रीशन में। तो सबसे ज़्यादा जो सिक्रीशन में वायरल लोड होता है, ऑब्वियसली हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा जो रूट्स हैं आपके कौन कौन से हैं, सेक्सुअल रूट है, आपका ब्लड है, तो जो आपका वेजाइनल सिक्रीशंस होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेजाइनल लोड होता है, ब्लड में काफ़ी ज़्यादा वेजाइनल लोड होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भाई जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें वेजाइनल लोड थोड़ा मीडियम लेवल होता है, ब्रेस्ट फीडिंग में मीडियम, आप इसे पढ़ते हो हाई वेजाइनल लोड, वो हाई वायरल लोड एंड मॉडरेट वायरल लोड। तो जो मॉडरेट वायरल लोड होता है वो आपका ब्रेस्ट फीडिंग में होता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जहां पर वायरल लोड नेग्लिजिबल वायरल लोड होता है, फॉर एग्जाम्पल वेरी मिनिमल वायरल लोड आप कह सकते हो उसको, फॉर एग्जाम्पल यूरिन, यूरिन में बहुत कम होता है, अदर सिक्रीशंस में भी कम होता है, सलाइवा में कम होता है या नेग्लिजिबल रह जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादा होता है, मॉडरेट है, CSF में भी मॉडरेट है, ठीक है ना। तो हाई वेजाइनल लोड, हाई जो लोड है वायरल्स का, वेजाइनल सिक्रीशन और ब्लड, मतलब इनमें जो अमाउंट है वायरस का वो ज़्यादा है। मीडियम जो है ब्रेस्ट फीडिंग एंड CSF हो गया, CSF इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और मिनिमल जो है यूरिन, अदर सिक्रीशंस एंड सलाइवा। अभी हमने याद भी करा सलाइवा में भी इनिबिट करते हैं, यूरिन में भी कम होता है, ठीक है ना। अब हाई रिस्क और मॉडरेट रिस्क कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो ये तो आपने पढ़ लिया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो कई सारे हो सकते हैं, सेक्सुअल रूट एंड ब्लड रूट को भूलना नहीं है, बाकी अदर रूट्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाला थर्ड इंपॉर्टेंट रूट है, बाकी अदर रूट्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसको एक्सट्रीमली हाई रिस्क और मॉडरेटली हाई रिस्क पे कौन कौन होता है, तो देखो जो सेक्स वर्कर्स हैं, स्पेशली फीमेल सेक्स वर्कर्स, फीमेल सेक्स वर्कर्स, ठीक है, ये हाई रिस्क पे रहते हैं। ऐसे ही होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं ना वो भी हाई रिस्क पे रहते हैं, क्योंकि इसमें एनल इंटरकोर्स होता है, और जो एनल इंटरकोर्स होता है वो चांसेस करता है ज़्यादा मतलब कंपैरेटिव टू वेजाइनल ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो ये भी रिस्क पे रहते हैं। आपके ट्रांसजेंडर्स ना, हीजड़े जो होते हैं वो भी इसमें रहते हैं। देन IV ड्रग एब्यूज़र, IV ड्रग एब्यूज़र के डबल रीज़न होते हैं, एक तो वो वैसे भी ब्लड के थ्रू भी ले रहे हैं, उनमें जो रेशो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का वो भी ज़्यादा है, तो डबल ये रिस्क पे हो जाते हैं, तो IV ड्रग एब्यूज़र में भी ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडरेटली हाई रिस्क कौन से हैं। मॉडरेटली हाई रिस्क में आपके मेडिकल पर्सन्स होते हैं,
जो कि स्पेशली इन्वॉल्व इन सर्जरीज। क्योंकि सर्जरी करनी है तो चांसेस हमेशा रिस्क रहेगा प्रिकिंग होने का, या जिससे आप स्कैल्पल है वहाँ बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं आप सर्जरीज के, तो हमेशा वहाँ पर रिस्क रहेगा, ब्लड का स्प्लैश होने का रिस्क भी रहेगा, तो वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं आपके। उसके बाद हम बात करते हैं हीमोफिलिक्स। हीमोफिलिक्स में तुम्हें पता है हीमोफिलिया है ना, ब्लड रुकता नहीं, उनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है, उनमें फैक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हीमोफिलिक्स हो गए या जिनको रिक्वायरमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो आप ऐसे लिख सकते हो फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड जिनमें होता है, उनमें भी ये हमेशा मॉडरेटली हाई रिस्क रहता है पेशेंट्स में, ठीक है। अब हमने देख लिया कि इसका जो पैथोजेनिसिटी के अंदर हमने देख लिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकते हैं, कौन हाई रिस्क पे है, कौन मॉडरेट रिस्क पे है। अब हम बात करते हैं इसका जो रिसेप्टर है वो क्या है। देखो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका रिसेप्टर होता है CD4 और CD4 हेल्पर टी सेल पे होता है, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। CD4 इसका होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन वर्ड बोलते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, नाम दिया गया है। तो ये CD4 भी होता है, CD8 भी होता है। आपको याद रखना है CD4 कहाँ पर होता है, हेल्पर टी सेल पे होता है। एक्चुअली जो CD8 है वो आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल पे होता है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। लेकिन ये जो हमारा HIV है वो इन्फेक्ट करेगा हेल्पर टी सेल पे CD4 को, ठीक है। तो इसको भूल जाओ बस याद रखने के लिए कि CD8 साइटोटॉक्सिक पर है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा HIV है वो इन्फेक्ट कर रहा है किसके रिसेप्टर पर अटैच हो रहा है, CD4 पर। अब ये CD4 कहाँ पर है, देखो एक तो सिंपल है ब्लड के थ्रू फैला है तो ब्लड पर तो होना ही होना है, तो ब्लड की कौन सी सेल्स पर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्पर टी सेल मैंने बता दिया, इसको नहीं भूलना, कुछ भी भूल जाओ इसको नहीं भूलना, इस पर MCQ भी आते हैं, वाइवा क्वेश्चन भी है, सब पूछा जाता है। बाकी मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, M फॉर मोनोसाइट, और मोनोसाइट्स ही जब टिश्यू में चली जाती है वही मैक्रोफेजेस कहलाती है, तो एक तरह की सेम लीनिएज की बात होगी, यानी मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, ठीक है ना। तो इन पर भी आपका CD4 होता है। फिर आप याद करोगे ब्लड में दो सेल्स में है, लैंगरहैंस सेल्स एंड केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स तो आपको पता ही नॉर्मल स्किन की सेल्स होती है, और लैंगरहैंस सेल्स जो होती हैं वो आपकी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सेल्स हैं जो कि स्किन में पाई जाती हैं, तो वहां पर भी आपका ये CD4 सेल है, CD4 रिसेप्टर है, सॉरी, ठीक है। CNS में एस्ट्रोसाइट्स हैं, ग्लायल सेल्स हैं, तो एस्ट्रोसाइट्स एंड ग्लायल सेल्स आपको याद रखना है। तो तीन जगह ब्लड में, स्किन में और CNS में जो सेल्स हैं उन पर ये रिसेप्टर होता है। तो सेल है, उन सेल पर ये रिसेप्टर है CD4, और वहां पर आकर आपका जो HIV का वायरस है वो लगेगा, ठीक। अब मैंने बताया था कि जो HIV का वायरस होता है ये HIV का वायरस है, और एनवेलप पे आपके इस तरीके से होता है, यानी ये होता है GP120 और ये वाला होता है GP41। मैंने बोला था यहाँ से शुरू है ये स्पाइक, यहाँ 41 है फिर 120। तो मेनली जो भी अटैचमेंट हो रहा है, मान लिया ये होस्ट सेल है, मान लिया ये होस्ट सेल है, ये वाली, इस होस्ट सेल पर ये रिसेप्टर है, तो इस रिसेप्टर पर यहाँ आकर ये लगेगा। ये रिसेप्टर कौन सा है, CD4। ये कौन सी सेल है, हेल्पर टी सेल, समझ रहे हो। तो हेल्पर टी सेल पे CD4 रिसेप्टर है, वहां पर ये जो HIV वायरस है उसके एनवलप पर GP120 होता है, वो वहां का अगर अटैचमेंट हो जाता है, आगे की प्रोसेस होती है क्या, पेनिट्रेशन। पहले अटैच होएगा, फिर इस सेल के अंदर कौन जाएगा, इसका RNA जाएगा। RNA की 2 कॉपीज होती है, मैंने बताया था आपको, तो वो जाएंगे इसके अंदर, बाकी कोड तो बाहर ही रह जाता होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर रिसेप्टर CD4 जो कि इन सेल्स पर है। उसके साथ साथ अगर याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है कि को रिसेप्टर्स भी होते हैं, इन पर कुछ MCQs आते हैं, जैसे एम्स वगैरह के क्वेश्चन में आ गए, या फिर लिखोगे तो बेटर मार्क्स मिलते हैं। तो कुछ को रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि और साथ में पेनिट्रेशन के लिए जरूरी होते हैं, सिंपल है याद रखने के लिए। C4 को रिसेप्टर, C4 कीमोकाइन रिसेप्टर कहलाते हैं। देखो कीमो वर्ड होता है केमिकल से रिलेटेड, वो ये समझ लो कि कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करती होती है ना, उनके हिसाब से हम इनको कीमोकाइन रिसेप्टर कहते हैं। अब इनका जो नाम है C चल रहा है, C से C है, ये भी C है और ये भी C है और ये भी C है, ठीक है ना। आप याद रखोगे CCR4, R4 रिसेप्टर, 4 है CCR5, पहले आप याद रखो CCR4 CCR5, ये याद रखने का तरीका है।
को रिसेप्टर्स है, कीमोकाइन रिसेप्टर है, सी और आर से रिसेप्टर बना तो CCR, याद हो गया सबको CCR, ठीक है ना। अब इसमें एक 4 है, एक 5 है। अब जो 4 वाला है यहां पर इन दो के बीच में एक X लगा दो, याद रखने का बहुत आसान तरीका होगा। CCR4 CCR5 इनके बीच में एक X लगा दिया और कुछ नहीं किया। तो ये 2 रिसेप्टर्स हैं जो कि को रिसेप्टर है, ये भी जरूरी होते हैं कि वहां अटैच होते हैं तो पेनिट्रेशन होने में हेल्प मिलती है। जिनमें से अभी हम हेल्पर टी सेल बात कर रहे थे, तो ये पहले वाला टी सेल पे ही होगा, तो उसमें हेल्पर टी सेल नहीं याद रखना, टी लिम्फोसाइट्स है, तो टी लिम्फोसाइट्स पे होता है। CCR5 जो है मैक्रोफेजेस, अभी हमने बात ही करी थी कि मैक्रोफेजेस माइक्रोफेज पे CD4 होता है, तो मैक्रोफेजेस पे CCR5 भी होता है, तो पेनिट्रेशन में और अच्छे से आसानी से हेल्प करता होता है। अब एक बड़ा अलग सा क्लिनिकल वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इस पर भी MCQ आने के चांस रहता है, ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है। ये सिंपल लेवल का CD4 पूछते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो CCR5 है ये वाला, इसमें डेल्टा 32 म्यूटेशन होने के चांस है, मतलब कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं जिनमें डेल्टा 32 में म्यूटेशन हुआ, और लोग कहाँ देखे गए, वो यूरोप में एंड वेस्टर्न एशिया में, है ना। यूरोप तो हर बंदा घूमने जाना चाहता है, ऐसे याद रखो, हम यूरोप घूमने, चलो भाई यूरोप घूमने चलेंगे, DDLG में था ना वो, हम यूरोप घूमने जाती है DDLG वाले वो, तो वहीं से याद रख लो यूरोप घूमने गए। वेस्टर्न एशिया, ठीक है, वेस्टर्न एशिया, तो वो भी समझ में आ गया आपको, वेस्टर्नाइज पार्ट है आपका। तो वहां पर कुछ देखा कि कुछ में जो है जिनमें होमोजाइगस डेल्टा 32 म्यूटेशन था, होमोजाइगस मतलब दोनों वो थे, उनको देखा कि भाई वो तो HIV से रेजिस्टेंट है, यानी बड़े लकी लोग हैं, ऑल्दो वेरी लेस परसेंटेज, कि भाई उनको HIV होएगा ही नहीं। कितना मजा है। और एक होते हैं हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस फॉर दिस डेल्टा 32 म्यूटेशन, उनमें HIV तो हो जाएगा लेकिन एड्स जो है वो स्लो होगा। सो देर इज इन सच टाइप ऑफ पीपल देर इज स्लो प्रोग्रेशन ऑफ एड्स, ठीक है। आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं तो इतना याद रख लो, जो CCR5 है ना, हमने 4 और 5 पढ़ा, इसमें 4-5 वाले में म्यूटेशन होने से HIV के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, इतना तो याद रख ही सकते हैं। और अच्छे से पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और डेल्टा 32 म्यूटेशन, नहीं तो ऐसे याद कर लो कि बस इसमें आपका म्यूटेशन होने से HIV रेजिस्टेंट है और एड्स का प्रोलोंगेशन हो रहा है, मतलब लेट एड्स होएगा उन पेशेंट में, ठीक है जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है बट याद कर सकते हो, एक और रिसेप्टर है जिसका नाम है DC साइन, ठीक है। साइन है, साइन तो हम पढ़ते हैं, सिग्नेचर टाइप साइन। DC से क्या बनता है, डेंड्राइटिक सेल, तो डेंड्राइटिक सेल का साइन है कुछ ऐसे याद रख लो फिलहाल। डेंड्राइटिक सेल स्पेसिफिक लेक्टिन रिसेप्टर है ये। तो डेंड्राइटिक सेल कहां पर होती हैं, आपकी स्किन में होती हैं एंड म्यूकोजल सरफेस पर होती है। तो वहां पर म्यूकोजल सरफेस पे और स्किन पे जो है ये DC साइन रिसेप्टर है ना। और ये डेंड्राइटिक सेल स्पेसिफिक लेक्टिन रिसेप्टर हो गया। ये क्या करता है, ये बेसिकली इट इज नॉट फॉर एंट्री, मतलब ये HIV वायरस की एंट्री को फैसिलिटेट नहीं करता, तो क्या करता है, ये डेंड्राइटिक सेल से लिम्फॉइड सेल में ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल है। इट इज हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब किसका ट्रांसपोर्ट ऑफ HIV वायरस। तो ये मान लिया स्किन पे HIV वायरस अटैच कर रहा है किसी भी एंगल से, तो वहां पर जो डेंड्राइटिक सेल है उनके थ्रू ये लिम्फॉइड सेल में जाने में हेल्प कर सकता है, और वहां पर होंगी फिर वही T सेल, और वहां T सेल में जाकर ये अपना आगे जो भी करेगा, ग्रो करेगा, आपकी जो भी आगे की प्रोसेस करेगा। तो ये याद रखना है, अभी तक हमने जो बाकी बताए थे वो आपके पेनिट्रेशन में या एंट्री में हेल्प कर रहे हैं। ये जो DC साइन है ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, मतलब आपके पेनिट्रेशन में हेल्प नहीं करता। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो HIV का ये HIV का वायरस है, ये HIV वायरस के ऊपर जो एनवेलप होता है उसमें GP120 और GP41 होता है। कोई भी होस्ट सेल है, होस्ट सेल हमने बताया स्पेशली हेल्पर T सेल, वहां हेल्पर T सेल पे जो है एक आपका ऐसे समझ लो रिसेप्टर होता है। दिस रिसेप्टर इज नोन एज CD4 रिसेप्टर,
तो ये जो CD4 रिसेप्टर है और इसका GP120 वाला पार्ट ये बाइंड करेगा, इनका इंटरेक्शन होगा और तब इसमें से जो RNA और ये है इसके अंदर जाके आगे की प्रोसेस करेगा फर्दर रेप्लिकेशन एंड अदर्स। ठीक है,